Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Thapliyal and today's topic is one-way ANOVA. Now let us get started. What is ANOVA? When a researcher wants to compare the difference between the two sample mean, then he will use z-test when the sample is large, when n sample size is greater than equal to 30, and he will use t-test when the sample size is small. In statistics, when the sample size n is less than 30, that is called small. सीधा सीधा है, स्मॉल होगा सैंपल साइज एंड लेस देन 30, तो दो सैंपल के बीच में जो मीन्स है उनको कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब सैंपल साइज लार्ज होगा व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और दो सैंपल के बीच की मीन वैल्यूज को अगर कंपेयर करना हो तो हम जेड टेस्ट लगाते हैं। लेकिन ANOVA is used to compare more than two sample means drawn from the corresponding normal population. जब हमारे पास दो से ज्यादा सैंपल होते हैं जो हम अपने पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं, तो दो से ज्यादा सैंपल्स का मीन वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ही हम ANOVA लगाते हैं। दो से ज्यादा सैंपल्स का मतलब ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 7, 8, 9, इस तरह के दो से ज़्यादा वैल्यू जितने भी हों सैंपल की, उनके सैंपल्स का मीन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम ANOVA टेस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर वांट टू एग्जामिन द डिफरेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर एंड क्लर्क। ANOVA विल बी यूज्ड इन दिस केस। सपोज कीजिए हम किसी ऑफिस में 3 डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप में है, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा मैनेजर, तीसरा क्लर्क, ये 3 ग्रुप्स हैं। इफ रिसर्चर वांट टू एग्जामिन द डिफरेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इन डिफरेंट 3 ग्रुप्स, अगर कोई रिसर्चर इन 3 अलग अलग ग्रुप्स में ब्लड प्रेशर का डिफरेंस चेक करना चाह रहा है, तो ANOVA विल बी यूज्ड इन दिस केस। इस केस में ANOVA यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सैंपल ग्रुप है वो 2 से ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव, मैनेजर एंड क्लर्क, देयर आर 3 सैंपल ग्रुप्स। तो इन दिस केस वी विल यूज ANOVA। यू कैन से ANOVA इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट। ANOVA एक तरह से टी टेस्ट का एक्सटेंशन है क्योंकि टी में तो 2 सैंपल का मीन को कंपेयर करते हैं, ANOVA में 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ANOVA टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय R.K. फिशर इन 1920, और जो ये ANOVA टेक्निक है वो R.K. फिशर ने 1920 में डेवलप की थी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ANOVA? ANOVA इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक डेवलप्ड टू स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ मोर देन 2 सैंपल्स। ANOVA एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम 2 से ज़्यादा सैंपल्स के जो मीन वैल्यूज में डिफरेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है, ये स्टडी करते हैं हम ANOVA में। ANOVA इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसमें हम 2 से ज़्यादा सैंपल्स के बीच में जो मीन डिफरेंस रहता है उसका सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट is techniques of ANOVA. There are 2 type of technique. One is your one-way ANOVA, another one is two-way ANOVA. One-way ANOVA or two-way ANOVA refers to the number of independent variables in ANOVA. ये two-way ANOVA या one-way ANOVA या two-way ANOVA ये डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं ANOVA के अंदर। इन one-way ANOVA, one independent factor or variable influences all the different sample groups. इन one-way ANOVA में क्या होता है, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फैक्टर भी उसी को बोलते हैं, सारे हमारे जितने भी सैंपल ग्रुप्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है इन one-way ANOVA में। इन one-way ANOVA we classify the data or observations according to one criteria, that is according to row wise or column wise. हम one-way ANOVA में अपने डेटा को एक ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई करते हैं, या तो हम उसको रो वाइज क्लासिफाई करते हैं या कॉलम वाइज क्लासिफाई करते हैं। वेयर एज इन टू वे ANOVA, जबकि टू वे ANOVA में
Two independent factors or variable will influence all the different sample groups. In this case, we classify the data according to the two criteria. और ये टू वे ANOVA में हम क्या करते हैं, हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं दो क्राइटेरिया के बेस पे. One factor will influence या इफेक्ट रो वाइज एंड अदर फैक्टर विल इन्फ्लुएंस और इफेक्ट कॉलम वाइज. इसमें क्या होता है, टू वे ANOVA में हम पूरे डेटा को दो क्राइटेरिया में अकॉर्डिंग टू द टू क्राइटेरिया वी क्लासिफाई द डेटा. वी हम पूरे डेटा को दो क्राइटेरिया के आधार पर क्लासिफाई करते हैं. वन फैक्टर विल इफेक्ट रो वाइज और अनदर फैक्टर विल इफेक्ट कॉलम वाइज. एक हमारा रो वाइज इफेक्ट करेगा और दूसरा कॉलम वाइज इफेक्ट करेगा. हमने अभी डिस्कस किया था कि वन वे ANOVA में वन इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, टू वे ANOVA में टू इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं. तो व्हाट इज दिस independent factor or independent variable? What is independent variable? The variable that is changed and controlled in a scientific experiment to test the effect on dependent variable is called independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, और जिसको हम चेक करते हैं, जिसका इफेक्ट हम चेक करते हैं on the dependent variable. And now we come to the second type of variable. This is dependent variable. The variable that is being tested and measured in a scientific experiment is called dependent variable. What is dependent variable? एक ऐसा वेरिएबल जो जिसको हम टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. इसका एग्जांपल देखिए. In a study to determine whether how long a student's sleep affect the test score, the independent variable is length of time spent sleeping, while dependent variable is test score. क्या कर रहे हैं हम, कोई एक स्टडी है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो कितना स्लीप वो लेता है उसका उसके टेस्ट स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है. तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है कितना वो सोता है, is the length of time spent sleeping. This is your independent variable. और डिपेंडेंट वेरिएबल है टेस्ट स्कोर. तो टेस्ट स्कोर टोटली डिपेंड करेगा कि वो कितना सो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल इज स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर है. अगर कोई इस पे स्टडी करना चाह रहा है स्मोकिंग का लंग कैंसर के ऊपर, तो हियर द लंग कैंसर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्मोकिंग इज योर single independent variable. So this is all about dependent variable or independent variable. Now let us get started with the main topic, which is one way ANOVA. क्या होता है ये one way ANOVA? What is this and one way ANOVA? In one way ANOVA, one independent factor or variable influence all sample groups. क्या होता है वन वे ANOVA में, केवल हमारे पास वन वे ANOVA में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर या इसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वो पूरे सैंपल ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करता है. इन वन वे ANOVA में एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है हमारे पास वन वे ANOVA में. इन दिस केस वी विल क्लासिफाई द डेटा अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरिया. इस केस में हम पूरे अपने डेटा को या उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं केवल सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू रो वाइज और अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू कंपेयर द मीन यील्ड ऑफ 4 वेराइटीज ऑफ व्हीट. सपोज कीजिए हमें गेहूं की 4 वेराइटीज का जो मीन यील्ड है पैदावार उसको कंपेयर करना है एवरेज यील्ड को. तो we may conduct an experiment. हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे in which 4 varieties of wheat may be planted on plots of ground having homogeneous soil. हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें 4 varieties of wheats है, उनको हम बोएंगे on plots के ऊपर जो कि homogeneous होने चाहिए, and their yield per acre may be recorded. तब हम उनका जो yield per acre रहा उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. In this case, the observations, यहाँ observations क्या है, yield पैदावार, उसको हम we can classify on the basis of single criteria. एक ही क्राइटेरिया पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, that is variety of wheat, जो कि variety of wheat है.
कहने का मतलब सो द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड वन वे अनोवा। इस केस में ये वन वे अनोवा हो जाएगा। देयर आर सर्टेन assumptions regarding one way ANOVA. फर्स्ट assumption is कि रैंडम सिलेक्शन, सैंपल्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसमें करते क्या है, हम जो हमारा सैंपल्स होते हैं उसको हम पॉपुलेशन से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं होता है कि हमने इसी को लेना है, किसी को भी ले सकते हैं, दैट इज रैंडम सिलेक्शन। It determines whether all the groups are taken from common population or not. इससे हमें ये पता चलता है कि जो सारे ग्रुप्स हैं या सारे सैंपल्स हैं वो एक ही कॉमन पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम सिलेक्शन। सेकेंड assumption इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कहने का मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक एनपीसी को फॉलो करना चाहिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करता हुआ होना चाहिए जो भी वेरिएबल्स है हमारे पास। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये है कि ऑल द पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंसेस। जितने भी हम पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हैं उनका वेरिएंस इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हमारे पास के नंबर ऑफ सैंपल्स है तो वेरिएंस, पहले वाले का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले का वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर हो गया, अगर लास्ट में के सैंपल ले रहा है तो सिग्मा के स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर अप टू इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। एंड द लास्ट assumption इज एडिटिव वेरिएंस। एडिटिव वेरिएंस, दिस इज one of the most important assumption regarding one way ANOVA। इसमें होता क्या है कि टोटल वेरिएंस जो होना चाहिए, टोटल वेरिएशन जो आना चाहिए, सम ऑफ बिटवीन वेरिएंस एंड विद इन वेरिएंस होना चाहिए। कहने का मतलब जो टोटल वेरिएंस अगर VT है तो ये बराबर होना चाहिए जितना VB बिटवीन वेरिएंस प्लस VW विद इन वेरिएंस। जो VT है वो बिटवीन वेरिएंस और प्लस विद इन वेरिएंस होना चाहिए। इसी को एडिटिव वेरिएंस बोलते हैं। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन कि विच स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन वन वे ANOVA। तो जो वन वे ANOVA है उसमें हम F स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, F स्टैटिस्टिक्स को। तो दिस इज F स्टैटिस्टिक्स जो होता है हमारा, दिस F इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन सैंपल वेरिएंस विद इन सैंपल्स। इसमें क्या होता है, जो बिटवीन सैंपल का जो वेरिएशन, जो मेन चीज है F स्टैटिस्टिक्स, इसको बताता हूँ। F इज इक्वल टू होता है वेरिएशन बिटवीन सैंपल, अलग अलग सैंपल्स के बीच में जो वेरिएशन है, अपॉन वेरिएशन विद इन सैंपल। जो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर सैंपल के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है खुद के, उसको विद इन सैंपल बोलते हैं। तो F जो स्टैटिस्टिक्स है इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज F इक्वल टू वेरिएशन बिटवीन सैंपल अपॉन वेरिएशन विद इन सैंपल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू बिटवीन वेरिएंस अपॉन विद इन वेरिएंस, और F इज इक्वल टू MSC अपॉन MSE। MSC मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम और मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। और जो MSE है इसको मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल भी बोल सकते हैं, और इसी को हम मीन सम ऑफ स्क्वायर, इसको एरर वेरिएंस भी बोलते हैं। इसको मैं अभी समझाता हूँ। इन वन वे ANOVA में क्या होता है कि टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू वेरिएशन बिटवीन सैंपल, इसको ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, प्लस वेरिएशन विद इन सैंपल, इसको एरर वेरिएंस भी बोलते हैं। तो जैसा सबको पता है, वी नो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर होता है डेविएशन का मीन के से जो लेते हैं हम, इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। इसीलिए इस टोटल वेरिएशन को हम पढ़ सकते हैं दूसरे शब्दों में, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। इस चीज को हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टोटल को कहते हैं SST इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल को या बिटवीन कॉलम को बोलते हैं SSC, प्लस सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल्स को, जिसको हम एरर वेरिएंस भी बोलते हैं, इसको हम SSE
लिखते हैं। तो इसका मतलब इन वन वे अनोवा वी हैव SST इज इक्वल टू SSC प्लस SSE। ये मेन फॉर्मूला होगा कि टोटल वेरिएशन इक्वल टू वेरिएशन बिटवीन सैंपल प्लस वेरिएशन विद इन सैंपल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेरिएशन बिटवीन सैंपल क्या होता है और वेरिएशन विद इन सैंपल क्या होता है। देखिए, वेरिएशन अमंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईच स्पेसिफिक सैंपल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल वेरिएशन। एक स्पेसिफिक सैंपल के अंदर जो वेरिएशन होगा ऑब्जर्वेशंस के बीच में, इसको उसका इंटरनल वेरिएशन भी बोलते हैं। एंड उनका जो टोटल होता है, एंड द टोटलिटी ऑफ इंटरनल वेरिएशन इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी विद इन द सैंपल। इसी को वेरिएबिलिटी विद इन सैंपल बोलते हैं। और दूसरा, द टोटल ऑफ द वेरिएशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, इसी को हम वेरिएशन बिटवीन सैंपल बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट अस देयर आर 3 सैंपल्स x1, x2, x3 एंड वी आर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मीन वैल्यूज। अगर हमारे पास 3 सैंपल हैं x1, x2, x3 और हमें टेस्ट करना है उनके जो मीन वैल्यूज हैं उनके डिफरेंस का सिग्निफिकेंस टेस्ट करना है, कितना सिग्निफिकेंट है उसका जो डिफरेंस है उनके मीन वैल्यूज के बीच में। देखिए, x1, x2, x3 3 सैंपल थे। x1 की वैल्यूज हैं, दीज आर ऑब्जर्वेशंस, सैंपल वैल्यूज आर 18, 17, 27, 16 और 22। ये x1 की वैल्यूज हैं। x2 की वैल्यूज हैं 18, 19, 17, 26, 15। x3 की वैल्यूज हैं 20, 28, 27, 24, 36। अब इसमें मैं करूंगा क्या, जो फर्स्ट सैंपल था x1, इन सब का टोटल निकालूंगा, दैट इज समेशन x1 18 प्लस 17 प्लस 27 प्लस 16 प्लस 20, दिस इज 100। इसका मीन वैल्यू निकालूंगा क्योंकि x1 के अंदर ऑब्जर्वेशन या सैंपल वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 वैल्यूज। तो जो मीन आएगा x1 बार समेशन x1 अपॉन 5, समेशन x1 100 है, 100 अपॉन 5, दिस इज 20। इसी तरह से सेकंड सैंपल पे आता हूँ मैं। सेकंड सैंपल में जो सैंपल वैल्यूज हैं 18, 19, 17, 26, 15, इनका टोटल किया, दिस इज समेशन x2, दिस इज 95। अगेन वी हैव 5 सैंपल वैल्यूज, तो जो मीन वैल्यू आएगी x2 बार, इट विल बी समेशन x2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सपोज 5 है तो 95 अपॉन 5, दिस इज 19। इसी तरह से थर्ड सैंपल है, इस वैल्यूज आर सैंपल पॉइंट्स या सैंपल वैल्यूज आर 20, 28, 27, 24, 36, देयर टोटल इज 135। तो ये समेशन x3 हो गया थर्ड सैंपल का टोटल। इसका मीन निकालूंगा समेशन x3, तो पॉइंट सैंपल पॉइंट्स तो तुम्हारे 5 ही है, 5 ही है। इस x3 बार विल बी समेशन x3 अपॉन 5, 135 अपॉन 5, ये हो गया 27। कहने का मतलब फर्स्ट सैंपल का मीन हो गया 20 x1 बार, सेकंड सैंपल का मीन हो गया 19 x2 बार, थर्ड सैंपल मीन x3 बार इज इक्वल टू 27। तो ये तो आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड सैंपल का मीन। इनका ग्रैंड मीन हो गया x डबल बार। इन सारे x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 तीनों अलग अलग सैंपल्स के जो मीन है उनको ऐड किया और इसमें तुम्हारे सैंपल्स थे 3, उसको 3 से डिवाइड कर दिया। x1 बार इज 20 प्लस x2 बार इज 19 प्लस x3 बार इज 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 66 अपॉन 3, दिस इज 22। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी 22 में, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सैंपल बिटवीन सैंपल बोल रहा था, वेरिएशन बिटवीन सैंपल, तो मैं इसको वेरिएशन दो अलग अलग सैंपल्स के बीच का जो वेरिएशन रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा दो अलग अलग सैंपल्स के बीच में, उसको वेरिएशन बिटवीन सैंपल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट सैंपल x1 है, दूसरा सैंपल x2 है, तो इनके बीच में जो वेरिएशन रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा, चाहे x2 और x3 के बीच में हो, चाहे x1 x2 के बीच में हो, अलग अलग सैंपल ग्रुप्स के बीच में जो वेरिएशन रहेगा, डिफरेंस रहेगा, इसको बोलते हैं वेरिएशन बिटवीन सैंपल। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक तुम्हारा सैंपल है, उसका जो वैल्यूज होंगी सैंपल वैल्यूज, उसको मैं चेक करूंगा, उसका वेरिएशन देखूंगा उसी खुद के उस सैंपल के मीन से। तो हम देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट सैंपल ही ले लिया मैंने x1, इसका जो मीन वैल्यू है फर्स्ट सैंपल का, दिस इज 20,
अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सैंपल के अंदर जो सैंपल वैल्यूज है 18, 17, 27, 16, 20, ये तुम्हारे जो उस सैंपल का मीन था 20, उससे वेरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे उससे काफी डिफर कर रही है, ये वैल्यू डिफर कर रही है। तो इस एक स्पेसिफिक सैंपल के अंदर उसके मीन से उसके सैंपल वैल्यूज के जो वेरिएशन होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन विद इन सैंपल। इसी तरह से आप किसी भी सैंपल के स्पेसिफिक सैंपल के अंदर उसके मीन वैल्यू से उनके सैंपल वैल्यूज का वेरिएशन चेक कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड सैंपल हो, चाहे वो थर्ड सैंपल हो, चाहे वो फर्स्ट का तो हमने बता ही दिया आपको। थर्ड सैंपल में भी देखो उनका जो मीन वैल्यूज है x3 बार 27, जो जितने भी थर्ड सैंपल के सैंपल वैल्यूज हैं वो सब डिफर कर रही है विद इन, जिसको इस वेरी कर रही है, वेरिएशन है इन सैंपल वैल्यूज का, किससे, उसके खुद सैंपल मीन वैल्यू से। तो इस जो वेरिएशन है सैंपल वैल्यूज का उसके मीन से, इसी को वेरिएशन विद इन सैंपल बोलता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरिएशन बिटवीन सैंपल और वेरिएशन विद इन सैंपल। अब आप देख सकते हैं जैसे यही क्वेश्चन था, इसमें देखिए वेरिएशन बिटवीन सैंपल वी फाइंड between any two sample the variation on the basis of as their mean values के बेसिस पे भी हम इन दो किसी भी दो अलग अलग सैंपल का वेरिएशन चेक कर सकते हैं। और वेरिएशन विद इन सैंपल, इन ए पर्टिकुलर सैंपल देयर इज ए वेरिएशन अमंग द वैल्यूज ऑफ द सैंपल फ्रॉम द सैंपल मीन ऑफ दैट सैंपल। आप देख रहे हैं कि किसी भी स्पेसिफिक सैंपल के सैंपल वैल्यूज उसके खुद के मीन वैल्यू से वेरी कर रहे हैं, देयर इज ए वेरिएशन बिटवीन सैंपल वैल्यूज एंड सैंपल मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। तो ये वेरिएशन तो आ ही रहा है उसके मीन वैल्यू से उसके अलग अलग सैंपल वैल्यूज पे। तो जो ये वेरिएशन है, जो डिफरेंस आ रहा है सैंपल मीन से इनके अलग अलग वैल्यूज पे किसी स्पेसिफिक सैंपल का जो डिफरेंस आ रहा है, वी डोंट कंसिडर दैट डिफरेंस, एक्चुअली दैट डिफरेंस इज ड्यू टू द रैंडम कॉजेज which is called experimental error। इसीलिए जो तुम्हारा जो ये जो आता है, ये जो SSE सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, इसको ही हम एरर वेरिएंस भी बोलते हैं। जो विद इन सैंपल होता है जो वेरिएशन, उसको एरर वेरिएंस बोलते हैं। तो ये है वेरिएशन बिटवीन सैंपल और वेरिएशन विद इन सैंपल। तो इन दिस केस इफ देखिए अभी जो एग्जांपल था हमारा, इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट सैंपल है, फर्स्ट सैंपल का मीन, सेकंड सैंपल का मीन और थर्ड सैंपल का जो मीन वैल्यू है उसके ग्रैंड मीन से वेरी कर रही है तीनों वैल्यूज। फर्स्ट सैंपल का मीन, सेकंड सैंपल का मीन, थर्ड सैंपल का जो मीन वैल्यूज हैं, ये हमारे ग्रैंड जो मीन है एक्चुअल में 22, इससे वेरी तो कर ही नहीं, डिफरेंस तो आ ही रहा है हर एक में। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि x1 बार 20 और ग्रैंड मीन 22, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। x2 बार था 19, उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन थर्ड सैंपल में देख रहे हैं आप कि थर्ड सैंपल का जो मीन है x3 बार वो 27 आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ ये लेके चलते हैं नल हाइपोथेसिस H0 कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन वैल्यूज। तो यहाँ यही ले लिया कि x1 बार पहले के सैंपल का मीन, x2 बार दूसरे सैंपल का मीन, x3 बार थर्ड सैंपल का मीन। तो H0 जो नल हाइपोथेसिस है वो ये लेके चलते हैं कि सारे सैंपल की मीन वैल्यू इक्वल है, x1 बार इक्वल टू x2 बार इक्वल टू x3 बार। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ ग्रैंड मीन से हर एक सैंपल की मीन वैल्यू डिफर कर रही है, देयर इज ए वेरिएशन। तो इसीलिए ये हमारा जो तुम्हारा ये जो एग्जाम्पल हमने जो ये लिया, इसमें देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन वैल्यूज। तो H0 हमारा यहाँ H0 की जगह एक्सेप्ट करेंगे हम इसको, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है H1 कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग देयर मीन वैल्यूज। Now I come to the main point which is classification of one-way ANOVA। क्या होता है one-way ANOVA का classification? This is very important. First of all we form the null hypothesis
null hypothesis again will be there is no significant difference between the means of all sample groups. That is, H naught will be mu1 equal to mu2 equal to mu3 and so on, where mu1, mu2, mu3 are group means या sample means. H naught क्या कह रहा है, null hypothesis क्या है कि उनकी जो सैंपल्स हैं जितने भी, उनके मीन वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो mu1, mu2, mu3 अगर उन सैंपल की मीन वैल्यूज है, इसका मतलब है H नॉट जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, ये सारी इक्वल होगी, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं, मतलब ऑल आर सेम। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 से दिखाते हैं, इसमें क्या होगा, एटलीस्ट टू मीन्स आर नॉट इक्वल, कम से कम दो जो मीन वैल्यू जो होंगी इक्वल नहीं होंगी। तो इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, दिस विल बी mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2 इज नॉट इक्वल टू mu3, और इस सिलसिला चलता जाएगा। देन वन वे क्लासिफाइड डाटा कैन बी अरेंज्ड as shown in the following table. Suppose we have 3 samples x1, x2, x3, 3 सैंपल ले लिए, ज्यादा भी ले सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा हमारे एक्सपेरिमेंट पे। x1, x2, x3, x1 में सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू लिख ली, उसमें समेशन x1 निकाल दिया, टोटल फर्स्ट सैंपल का जो भी तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस था उनका टोटल, दैट इज समेशन x1। n1 सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट सैंपल में जितने भी वैल्यूज थी, सैंपल वैल्यूज, उसको हम n1 बोलेंगे। दूसरे सैंपल को x2 से दिखाया, इसमें ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज होंगी, उनको टोटल करेंगे तो दिस इज समेशन x2। n2 ले लिया कि कितने सेकंड सैंपल में सैंपल वैल्यूज थी, वो n2 हो गया, यानी सेकंड सैंपल साइज बोल सकते हैं इसको, सैंपल साइज ऑफ सेकंड सैंपल। इसी तरह से थर्ड x3, ये ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू दी होंगी, टोटल कर देना उसको, समेशन x3। n3 होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन थर्ड सैंपल या नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज इन थर्ड सैंपल। जो हमारा क्लासिफाई हमने किया डेटा को, इसका एक लेआउट बनाएंगे। फिर लेआउट फॉर वन वे अनोवा वो इस तरह से रहेगा। x1 तो मैंने बताया फर्स्ट सैंपल, सारी ऑब्जर्वेशंस होगा, उनका टोटल निकालना, समेशन x1। n1 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस फर्स्ट सैंपल, इसके बेसिस पे जितने भी x1 में जितने भी वैल्यूज हैं ऑब्जर्वेशंस की, उनका स्क्वायर करते जाओ तो यू विल गेट x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर में सारे ऑब्जर्वेशन x1 की जितनी वैल्यू से उनका स्क्वायर करा, लास्ट में उनको ऐड किया, दिस इज समेशन x1 स्क्वायर। सेकंड सैंपल पे आते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू होंगी, उनको टोटल करेंगे तो दिस इज समेशन x2। इसमें n2 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेकंड सैंपल। x2 स्क्वायर में सारे स्क्वायर्ड वैल्यूज को बाद में उनका टोटल किया तो दिस इज समेशन x2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड सैंपल था, सारे उनके जो सैंपल वैल्यूज हैं उनको टोटल किया तो समेशन x3। यहाँ n3 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन थर्ड सैंपल के, थर्ड सैंपल में कितने सैंपल वैल्यूज थी वो n3 है। इसी x3 की वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस के आधार पे जो x3 की जो वैल्यूज हैं सैंपल वैल्यूज, उनका सबका स्क्वायर निकाला, x3 का होल स्क्वायर बोलेंगे उसको, जितने भी स्क्वायर्ड वैल्यूज होंगी उनको सबको टोटल किया तो समेशन x3 का होल स्क्वायर। अब इस लेआउट जो हमने किया इसके बेसिस पे फर्दर हमारी कैलकुलेशन चलेंगी। ये हमारा जितना भी वन वे अनोवा में किसी भी क्वेश्चन को करने का एक फिक्स प्रोसीजर होगा विच वी हैव टू फॉलो। तो ये देखिए, इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, यही मेथड हमने लगाना है वन वे में। सबसे पहले ग्रैंड टोटल हम निकालते हैं। ग्रैंड टोटल का मतलब ये हो गया कि पहले सैंपल का जो टोटल था समेशन x1, दूसरे सैंपल का टोटल समेशन x2, तीसरे सैंपल का टोटल समेशन x3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा सारे ऑब्जर्वेशंस का। तो मतलब जो पहला पॉइंट है ग्रैंड टोटल G इज इक्वल टू समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3। दूसरा पॉइंट जो निकालेंगे वो होगा करेक्शन फैक्टर, उसको CF से दिखाते हैं। तो CF निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो है G स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। G तो अभी बताया था आपको कि समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3, तीनों सैंपल्स के ऑल ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो तो दिस इज ग्रैंड टोटल व्हिच इज G। करेक्शन फैक्टर बताया G स्क्वायर अपॉन N होता है। ये कैपिटल N क्या चीज है वो बता दो। ये देखिए, फर्स्ट सैंपल में कितने सैंपल वैल्यूज थी, कितने ऑब्जर्वेशन थे, n1। दूसरे सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन थे, n2। तीसरे सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन थे, n3। इन सारे n1 प्लस n2 प्लस n3 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कितने ऑब्जर्वेशंस थे वो आ जाएगा, वो मैं कैपिटल N से दिखाऊंगा।
तो कैपिटल N will be N1 plus N2 plus N3. N1 is the number of observation in first sample, N2 is the number of observation in second sample, N3 is the number of observation in third sample. तो पहले निकाला हमने ग्रैंड टोटल, तब निकाला करेक्शन फैक्टर, तब जाके अब निकालूंगा मैं SSC. SSC का मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स या बिटवीन कॉलम्स भी बोलेंगे, क्योंकि कॉलम के अलोंग मैंने यहाँ पूरे देखो ना, ये पूरा x1 कॉलम के अलोंग ये तो सेट किया ये सारे सैंपल्स को, x1 को कॉलम के अलोंग, x2 को कॉलम के अलोंग, x3 के कॉलम के अलोंग। तो ये मैंने निकाला SSC, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम बोल दो या सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल बोल दो। इसी SSC को वेरिएशन बिटवीन सैंपल बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा SSC का, दिस विल बी, जितने भी हमने स्क्वायर्ड वैल्यूज का समेशन निकाला, समेशन x1 स्क्वायर निकाला, समेशन x2 स्क्वायर निकाला, समेशन x3 स्क्वायर निकाला, लेआउट वाले टेबल में वहीं से ये वैल्यूज निकालनी है। SSC विल बी समेशन x1 हमने निकाल रखा है सारा, समेशन x1 फर्स्ट सैंपल का टोटल, समेशन x2 निकाल रखा है सेकेंड सैंपल का टोटल, समेशन x3 निकाल रखा है थर्ड सैंपल का टोटल। तो SSC जो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल या बिटवीन कॉलम होगा, इसका फॉर्मूला होगा समेशन x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेशन x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 प्लस समेशन x3 का होल स्क्वायर अपॉन n3। इस सबको ऐड कर दो माइनस करेक्शन फैक्टर, वो जो हमारा फॉर्मूला है CF G स्क्वायर अपॉन n, जिसमें जो SSC है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल या वेरिएशन बिटवीन सैंपल, इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी C-1। C मतलब कितने कॉलम थे, यहाँ जैसे वन जो मेन क्वेश्चन था इसमें 3 कॉलम थे, 1 2 3, तो C यहाँ 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो C मैंने कॉलम लिए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 अप टू C। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा SSC में वो होगा C-1। C का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से हम पहला सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे विच इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। दूसरा निकालूंगा मैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर जिसे बोल सकते हैं SST। SST कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया, जो मैंने ये हर एक सैंपल्स का स्क्वायर्ड वैल्यूज निकाली, समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x2 स्क्वायर, समेशन x3 स्क्वायर, ये वैल्यूज मेरी यहाँ काम आएगी। SST का मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ये होगा समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर, इसको टोटल करिए और फिर माइनस करेक्शन फैक्टर जो हमने शुरू में निकाला था G स्क्वायर अपॉन n। तो अभी तक हम निकाल चुके समेशन SSC सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, फिर निकाला SST सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टोटल, टोटल का जो सम ऑफ स्क्वायर या टोटल वेरिएशन भी इसको बोल सकते हैं। टोटल का SST के केस में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो n-1 होगा। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कैपिटल N अभी किया था N1 plus N2 plus N3। N1 was the number of observation in first sample, N2 was the number of observation in second sample, N3 is the number of observation in third sample। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम SST के केस में n-1। अभी आपने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम इन SSC सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन सैंपल के केस में C-1। C का मतलब कितने कॉलम थे उसमें। नाउ अब आते हैं तीसरा जो सम ऑफ स्क्वायर है, this is SSE in one way ANOVA। SSE is the sum of square within sample, और sum of square within sample को हम एरर वेरिएंस भी बोलते हैं। मैंने पूरा डिटेल में अभी आपको समझाया, और ये भी समझाया हमने वन वे ANOVA में कि जो टोटल वेरिएशन होता है वो होता है SSC सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल या बिटवीन कॉलम प्लस SSE सम ऑफ स्क्वायर within sample या error variance। If SST equal to SSC plus SSE, so we can easily calculate SSE। SSE will be SST minus SSC। तो ये तीनों वेरिएशन हम निकाल सकते हैं। अगर तुम पे SST पता है, SSC पता है, we can easily calculate SSE error variance from this equation। और इस SSE sum of square within sample के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो n माइनस C। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और C मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आते हैं वन वे ANOVA टेबल, और यही वन वे ANOVA टेबल आपका यूज किया जाएगा वन वे ANOVA को कैलकुलेट करने में। इन वन वे ANOVA वी हैव
two source of variation. First is between sample, this is also called treatment. Second is within sample, which is also called error variance. और next is total. Next column is SS. SS means sum of square. तो ये जो वेरिएशन थे सम ऑफ स्क्वायर ही तो थे. बिटवीन सैंपल जो वेरिएशन था, दिस इज एक्चुअली SSC, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल. ये SSC हो गया. विद इन सैंपल जो सम ऑफ स्क्वायर था, एरर वेरिएंस, दिस इज SSE. और SSC प्लस SSE टोटल विल बी SST. थर्ड कॉलम, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे. द डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल is C minus 1. C is number of columns. This is C minus 1. टोटल में अगर टोटल ऑब्जर्वेशंस n है तो SST का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा टोटल वेरिएशन का, वो होगा n माइनस 1. अब जो रिमेनिंग है SSE, जो कि एक्चुअल में SST माइनस SSC होता है, n माइनस 1 में से C माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल गेट n माइनस C. तो दिस विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम विदिन द सैंपल या एरर वेरिएंस के केस में, SSE के केस में. नेक्स्ट आ जाओ, MSS. नेक्स्ट कॉलम, M मीन्स मीन, SS मीन्स सम ऑफ स्क्वायर. यही एक्चुअल में वेरिएशन है. वेरिएशन का फॉर्मूला यही है. मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल अगर निकालूंगा तो इसको बोलूंगा MSC, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, बिटवीन सैंपल. इट्स फॉर्मूला विल बी SS क्या था इसका बिटवीन सैंपल में, SSC अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस 1. तो मीन्स MSC मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल और मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम विल बी SSC अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस 1. सिमिलरली मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन सैंपल विल बी MSE. इट्स फॉर्मूला इज, इट्स सम ऑफ स्क्वायर इज SSE अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस C. तो MSE जो होगा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, दिस विल बी SSE अपॉन n माइनस C. तो इस तरह से मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल हम कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट कॉलम इज F रेशियो. वेरिएंस टेस्ट हम लगाएंगे इसमें. F निकालने का जो फॉर्मूला होगा ये होगा MSC मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल अपॉन MSE मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल. जो भी बड़ा होगा उसको ऊपर न्यूमरेटर पर रखते हैं, आपको पता ही है F टेस्ट में. नेक्स्ट हम F टैब टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं. तो अब F की आपको पता है, जो ऊपर होगा MSC उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक C माइनस 1, जो नीचे लिखा हुआ है MSE उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस C. अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच विल बी मेंशन्ड. तो ये दो डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस 1 और n माइनस C पे और गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबुलेटेड वैल्यू हम चेक करेंगे, विच इज कॉल्ड F टैब. अब लास्ट में डियर, दिस इज डिसीजन, ये रिजल्ट. इसमें देखिए दो वैल्यूज फिर निकाली हमने, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F, टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ F. अब इनको कंपेयर करेंगे लास्ट में. इफ F कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज लेस देन इक्वल टू F टैब, तो देन the null hypothesis is accepted. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू F की टेबुलेटेड वैल्यू F के बराबर या उससे कम आती है तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाता है. लेकिन इफ F cal is greater than F tab, then the null hypothesis is rejected. If calculated value of F टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आती है F के, तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने इस तरह से बनाया था, नहीं बनाया था नल हाइपोथेसिस के. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल मीन वैल्यूज. तो ये सारा डिपेंड करेगा हमारा इस डिसीजन पे, इस रिजल्ट पे जो हमें इस टेबल से मिलेगा, which is called one-way ANOVA table. So with this, our lecture is over, students. If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thank you very much for being with me. Thanks a lot.